अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 5 जनवरी 2025। नया साल शुरू हुआ। नए साल के शुरू होते ही इमरान खान को एक बड़ी सजा सुनाई जानी थी और वो 190 मिलियन पाउंड केस में थी। क्योंकि इमरान खान को अब तक सुनाई जाने वाली सजाएं किस तरह से सियासत की नजर हुई और उसके बाद उनकी हाई कोर्ट से क्या जो हकीकत है वो खुलकर सामने आई, हम सब ने देखा। मगर 6 जनवरी को यानी कल वो सजा सुनाई जानी है एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स। मगर अब ये भी कहा जा रहा है कि वो सजा सुनाई नहीं जाएगी। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, कल फैसला वाकई आ रहा है या नहीं आ रहा, इससे मुतालिक बात करेंगे। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्या दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बढ़ने का अंदेशा है, और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव नहीं है, अगर 20 जनवरी तक जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ओहद जो है वो आ जाने के बाद भी पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर पाकिस्तान के अंदर से एकदम इतनी हलचल क्यों हुई? सऊदी अरब के से जाकर एक और जो हिमायत है वो मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? सऊदी अरब के दर पर कितनी मर्तबा माथा टेका गया? इन तमाम तर तफसीलात को भी आपके सामने रखूंगी। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि वो मुज़ाकरात जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रहे हैं और अब तक जिनके दरमियान जमूद ही है, कुछ आगे बढ़ नहीं पाया, उनका क्या अंजाम निकलने वाला है। तो सबसे पहले ये कि साले 9 पर एक बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि इमरान खान के केसेस क्या रह गए हैं। इमरान खान के ऊपर जो अब तक के केसेस बाकी रह गए हैं उनमें 190 मिलियन पाउंड का ये मुकदमा है, तोशाखाना 2 है। और इसके अलावा जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते रहे, 9 मई के केसेस हों या जो 26 नवंबर है उससे जुड़े कुछ नए केसेस हों, इन केसेस के अलावा इमरान खान पर कोई बड़ा मेगा करप्शन का केस नहीं है। इमरान खान के अब तक जो बड़े मुकदमात थे, जिनमें साइफर का मुकदमा है, जिनमें एक शर्मनाक, सबसे मैं कहूँगी कोई इंसानियत और शर्म और पाकिस्तान के कल्चर के तो बहुत ही मुखालिफ एक मुकदमा जो कि इद्दत में निकाह का केस था, वो था। उसके अलावा इमरान खान का तीसरा मुकदमा तोशाखाना का मुकदमा था। इन तीनों ही मुकदमात में तोशाखाना के अलावा इमरान खान की बरियत हो चुकी है। और उसके अलावा जो दीगर मुकदमात इमरान खान पर हैं उनमें से एक का ट्रायल यानी तोशाखाना 2 का ट्रायल, और उसके अलावा जो अलकादिर ट्रस्ट है उसका मुकदमा मुकम्मल हो चुका है। और ये समाअत मुकम्मल हुई थी 18 या 19 दिसंबर 2024 को। 19 दिसंबर को रात गए 9 बजे जज साहब जो है वो अपनी अदालत जो जेल में लगा बैठे हैं वहां पर वो 9 बजे तक ट्रायल करते हैं। जब वो ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि अब वो फैसला सुनाएंगे पीर को यानी 23 दिसंबर को। लेकिन इसी दौरान 22 दिसंबर को इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन दे रखी होती है कि बसूरत दीगर वो सिविल नाफरमानी समेत अपना अगला लाए अमल बताएंगे। हुकूमत जो 26 नवंबर के बाद खुद ही मुज़ाकरात का एक जो है वो नैरेटिव लेकर आती है, वो हुकूमत ये कहती है कि ठीक है, 22 दिसंबर की शाम को पता चलता है कि स्पीकर कौमी असम्बली एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं और वो हुकूमती कमेटी होगी, हुकूमती 9 रुकनी कमेटी है, उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी होगी और वो बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 6 रुकनी कमेटी के साथ मुज़ाकरात करेगी। ये मुज़ाकराती कमेटियां पहली मर्तबा बैठती हैं 23 दिसंबर को, पीर का दिन होता है 23 दिसंबर 2024 को, और बैठकर वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी में सिर्फ असद कैसर जाते हैं जो कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली है, और वो इमरान खान से मुलाकात के लिए वक्त और सहूलत मांगते हैं और वो उनको दे दी जाती है। इमरान खान से मुलाकात होती है और इमरान खान तवातुर से 26 नवंबर के बाद दो मुतालबात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सानिया 9 और 26 नवंबर पर एक आज़ाद कमीशन बनाया जाए और दूसरा उनके सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 26वीं तरमीम के खिलाफ जो मार्च आया था 26 नवंबर को इस्लामाबाद, उससे एक कदम पीछे हटे और उसके अलावा हुकूमत गिराने का यानी मैंडेट वापसी का मुतालबा भी फिलहाल होल्ड कर लिया गया। फिर बार बार ये सवाल होने लगे कि क्या ज़रूरत पड़ी अचानक से हुकूमत को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गई। इसी दौरान ट्रंप जो कि नए सदर अमेरिका के मुंतखब सदर हैं, उन्होंने अपना हल्फ उठाना है 20 जनवरी को। वो एक एलची मुकर्रर करते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए या साउथ एशिया के लिए या सेंट्रल एशिया के लिए नहीं होता। लेकिन उस एलची को मुकर्रर करने के बाद उनकी जानिब से यानी रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के लिए पैगामात आना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह बनती है एक खबर जिसमें उनको हमजिन्स परस्त कहा गया। उसके बाद रिचर्ड ग्रेनल जो है वो पाकिस्तान के हक में ट्वीटें कम ही करते हैं बल्कि इमरान खान के हक में ट्वीटें करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान को छोड़ा जाना चाहिए, रिहा करना चाहिए और इमरान खान के ऊपर सियासी एक सजा है।
اب عمران خان اور ٹرمپ کو وہ کمپیریزن بھی کرتے ہیں، پھر وہ عمران خان سمیت جو پاکستان کے مختلف جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جڑے، ان کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کوئی رچرڈ گرینل کو ٹیگ کرتا ہے وہ اس سے بات کرتے ہیں۔ رچرڈ گرینل پاکستانی صحافیوں کو باقاعدہ جواب دینے لگتے ہیں جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ کچھ یہ بنتی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کہیں نہ کہیں اپنے جو وہ ان کی ٹرمپ کی جو آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے ان میں جو ان کی کابینہ ہے اس کو تھوڑا محتاط رہ کر اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پیغامات دینے سے روک دیا۔ خیر اس دوران کافی ایک حد تک ڈیمیج ہو چکا تھا، اس حد تک کہ میڈیا کو روک دیا گیا تھا کہ امریکہ سے متعلق کوئی بیان نہیں دینا۔ اسی دوران جو تمام اس وقت حکومتی لیڈرشپ ہے اس کو روک دیا گیا تھا کہ آپ نے کوئی بیانات نہیں دینے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ کچھ جو کامنٹس تھے کچھ غیر سنجیدہ جیسے حنیف عباسی وغیرہ کی جانب سے آتے رہے، مگر ان کو بھی بعد میں روک دیا گیا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی جو باقاعدہ ایک فورن پالیسی چلتی ہے، ڈپلومیٹک ٹائز ہیں، ان کے اوپر کچھ مسائل آنے کا خدشہ تھا اور اس وجہ سے پاکستان کو روک دیا گیا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو سعودی عرب بہت دفعہ جا چکے ہیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 والے، اور اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ اب یہ دو شخصیات بار بار جا کر محمد بن سلمان سے مل رہے ہیں، جو سعودی حکومت ہے اس کے سامنے جا کر مختلف جو اپنی معروضات ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، اور ہر دفعہ ان معروضات کو پیش کرنے کا رنگ دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ پاکستان کی انویسٹمنٹس کا سلسلہ ہے، پاکستان کی معاشی حالت کے لیے سعودی عرب سے جو مدد ہے وہ مانگی جا رہی ہے، مگر اس سب کے پیچھے ہم تواتر سے آپ کو یہ بھی بتاتے رہے کہ عمران خان کے بارے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو خاموش کرانا مقصود تھا کہ کسی طرح امریکہ کے ساتھ جو سعودی عرب ہے وہ ایک ثالث کا کردار ادا کرے اور سعودی عرب امریکہ کو کہے کہ وہ پاکستان کے معاملوں پر کامنٹ نہ کرے۔ اسی سے متعلق کچھ صحافتی گماشتے ہیں، وہ ہر دو تین دن کے بعد ایک نیا بیانیہ لے آتے ہیں، مگر اس وقت جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ امریکہ کو خاموش رہنے کے لیے پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کا نام نہ لے لیا جائے، کہیں ٹرمپ عمران خان کا نام نہ لے لے، کچھ مسائل پاکستان کے لیے اندرون خانہ ہو جائیں گے، تو اسی کے لیے جو سعودی عرب ہے اس کو میڈییشن کے لیے کہا جا رہا ہے، اور سعودی عرب سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی نہ بات کرے ٹرمپ عمران خان کے بارے میں، کس طرح وہ خاموش رہ لے، اور اب تک وہ خاموش رہے بھی ہیں۔ جتنی بھی کوشش کی گئی ڈپلومیٹک فرنٹس پہ، لیکن ٹرمپ نے براہ راست عمران خان کا نام اب تک نہیں لیا ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد۔ تو اب اس تمام تر جو بیچ کی راہ جس نے ہموار کی، وہ سعودی عرب اگر ہے جس کا صحافتی گماشتے اب دعویٰ کر رہی ہیں، اور تب جب ہم یہ بات کرتے تھے، جب آرمی چیف اور وزیر اعظم دوڑے دوڑے جاتے تھے سعودی حکومت کے پاس، تو تب وہ ہمیں کہتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب سے رابطے ہو رہے ہیں، سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، ریکوٹک کا معاملہ تھا، دیگر بلا بلا چیزیں پیش کی جاتی تھی، مگر اب آ کر وہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے، پاکستان کے حوالے سے سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ سے بات چیت کر رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ کر لیا گیا ہے کہ جتنا مرضی پریشر ڈال لیں، امریکہ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں نہیں مداخلت کرے گا، امریکہ عمران خان کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر پاکستان جو مرضی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مگر کتنا عرصہ پاکستان نے ابھی حال ہی میں جب فوجی عدالتوں میں اپنے ہی سیویلینز کو سزائیں سنائی، تو ہم نے دیکھا کہ کچھ کیے بغیر وداؤٹ اینی لابی کس طرح سے پوری دنیا سے آوازیں اٹھی، اور ان آوازوں کے اٹھنے سے کہیں نہ کہیں پاکستان ایک ڈیفینسو پوزیشن پر گیا۔ ریاست جو پچھلے 20 ماہ سے ایک بیانیہ بنا رہی تھی، اس ریاست کو بھی گھٹنے ٹیک کر یہ بتانا پڑا کہ بھائی بنیادی انسانی حقوق تو ہم ان کو دے رہے ہیں، ہم تو ان کو عام معافی تک دے رہے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے شہری ہیں، ہم تو ان پر رحم کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کو اسی وجہ سے کرنا پڑا کیونکہ بیرون ملک سے دباؤ آیا تھا، اور اب اچانک سے ایک نیا نیریٹو آیا کہ کوئی دباؤ نہیں ہے، عمران خان کو کوئی ڈیل آفر نہیں کر رہے، عمران خان کے ساتھ بیک ڈور کوئی رابطے نہیں کر رہے، عمران خان بالکل irrelevant ہے، وہ بالکل نہیں چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں تو یہ بھی جواب دیں کہ ایک شخص پچھلے 1.5 سال سے جیل میں بیٹھ کر آپ سب کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈال رہا ہے، اور ایک شخص پچھلے 1.5 سال سے جیل میں بیٹھ کر ایک احتجاج کی کال دے تو آپ پورا ملک بند کیوں کر دیتے ہیں، اور ایک شخص جیل میں بیٹھ کر صرف اپنے مظاہرین کو اسلام آباد آنے کا کہہ دے اور ان میں سے کچھ آ بھی جائے تو آپ سیدھی براہ راست گولیاں کیوں برسا دیتے ہیں۔ یہ سارے جواب بھی تو دیں۔ اور پھر اگر عمران خان کی وجہ سے کوئی انٹرنیشنل دباؤ نہیں ہے تو اچانک سے مذاکرات کی ضرورت کیوں پڑی؟ 26 نومبر کی اس کالی سیاہ رات میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کے 3 دن بعد آپ مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھنے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ اور پھر عمران خان کو باہر آنے کی اگر آپ نے بنی گالا شفٹ ہونے کی کوئی آفر نہیں کی، اگر عمران خان کے ساتھ ایک خاص رینک کا کوئی افسر
مسلسل ملاقات کرके वहाँ पर पेशकश नहीं करता तो इमरान खान अंदर बैठकर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? इन तमाम तर सवालों के जवाब हुकूमत के पास नहीं है, लेकिन हुकूमत को वसवसे जरूर आ रहे हैं। और हुकूमत एक और काम जो कर रही है वो ये कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला जो कल सुनाया जाना था उस पर कहीं ना कहीं असरअंदाज तो है, गो कि हमारी अदालती निज़ाम पिछले 3 माह से अक्टूबर के बाद अब तक क्या रह गया है हम सबको पता है। टोटली इर्रेलेवेंट होती जा रही है सुप्रीम कोर्ट, टोटली इर्रेलेवेंट होती जा रही है हमारी मातहत अदालतें, जो हमारे अदालती निज़ाम का हिसाब है। अगर किसी का भी पाला इस निज़ाम से पड़ता तो उसको लग पता जाता है कि इस किस्म के जज यहाँ बैठे हैं कि जिनसे डिसीजंस होती नहीं है, और अगर इनको डिसीजंस लिख कर आ जाए तो उनको अनाउंस करने में भी ये आकाओं की तरफ देखते हैं कि भाई हमने 23 को अनाउंस करनी थी, 23 दिसंबर को अचानक से जज साहब को लगा अभी फैसला लिखा नहीं गया, उन्होंने 6 जनवरी की डेट दी और अब वो फैसला इतना भारी लिखा जा रहा है कि अभी भी कल भी ये कहा जा रहा है, बाकायदा ट्वीट्स आना शुरू हो गई हैं कि फैसला शायद कल नहीं सुनाया जाएगा। उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं? अगर दबाव नहीं है तो अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने में क्या मज़ायका है? अगर इमरान खान के ऊपर आप 20 जनवरी तक कोई सजा रखना नहीं चाहते तो साफ साफ 1-1.5 महीने की तारीख दे देते। ये ऐसा क्यों होता है कि हर थोड़े अरसे के बाद एक ट्वीट आती है और उस ट्वीट के बाद पता चलता है कि हाँ जी ट्वीट बिल्कुल सही है, खबर बिल्कुल सही है, इमरान खान का फैसला नहीं सुनाया जा रहा कल भी। तो ये अदालतें कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं? मतलब अदालती अमले को नहीं पता, जज को खुद भी नहीं पता, मगर किसी और को पता है और वहां से पैगाम आ रहे हैं और फिर वो जो सहाफ़ी नुमा कुछ लोग हैं वो बाकायदा पैगाम दे देते हैं कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, दबाव नहीं है, इमरान खान माफ़ी मांगेगा, इमरान खान जो मर्जी करता रहे मुल्क के अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बैनुल अक़वामी जो आवाज़ें उठ रही हैं और मुल्क का जो हाल है उसमें कहीं ना कहीं सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए थी, मगर ये जो बीच के लोग हैं ना जो बाकायदा किसी का नैरेटिव लाकर सामने रखते हैं, उनका जो खुद सामने नहीं आना चाहते और फिर आकर बताते हैं कि इमरान खान की कोई अहमियत नहीं है लेकिन पूरी दुनिया से आवाज़ें आ रही हैं, इमरान खान की कोई अहमियत नहीं है लेकिन अभी हाल ही में जो ट्रंप ने एक और नॉमिनेशन की अपनी काबीना के अंदर, एक और खातून जो है वो उनको एनवॉय एक और एलची मुकर्रर किया जो मिडिल ईस्ट के लिए यानी मशरिक़ वस्ता के लिए, मोर्गन ऑर्टेगस, उन्होंने भी एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए ये कहा कि इमरान दौर में ट्रंप और इमरान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर थे। तो ये दूसरी बड़ी गवाही है अमेरिका से आती हुई जो ये बता रही है कि ट्रंप का एक अपना पर्सनल जो होता है ना कंफर्ट लेवल होता है एक शख्स के साथ, वो है इमरान खान के साथ, और इसी वजह से उनके दौर में जो थी वो बेहतरी थी। गो कि मिलिट्री एड बंद कर दी थी इमरान खान का सॉरी ट्रंप ने, और उनकी कुछ मुख्तलिफ राय है, लेकिन इमरान खान के साथ पर्सनली वो किसी और तरह से चलते हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर होने वाली चीज़ें पाकिस्तान के बाहर से आने वाले पैगामात के साथ अगर लिंक्ड नहीं है और बीच में सऊदी अरब ने वाकई ही आपकी किसी जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर कोई ना कोई अमल दरामद किया है और उसकी वजह से कोई अमेरिका भी आपके मुल्क के अंदरूनी मामलात में नहीं मुदाखलत कर रहा, तो फिर ट्रंप के जो है वो नॉमिनेशन से पहले ट्रंप के ओथ से पहले 20 जनवरी से पहले उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार इमरान खान का नाम क्यों सामने आता है? अगर सवाल किया भी जाता है तो वो भी कह सकते हैं ना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तर्जुमान की तरह कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ट्रंप जाने पाकिस्तान जाने इमरान खान जाने पाकिस्तान जाने। ये क्यों नहीं कहते ट्रंप के जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो बार बार वहां से पैगामात क्यों आते हैं? और अगर 20 जनवरी को ट्रंप के ओथ का खौफ नहीं है तो इमरान खान को सजा सुना दे ताकि वो हाई कोर्ट में जाकर अपील कर ले। हर चीज को क्यों घसीटा जा रहा है? और मुज़ाकरात जो अब तक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान चल रहे हैं उनमें से 1 इंच का भी अभी कुछ जिसे आप कह सकते हैं ना कि ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, वहीं पर जमूद है और वो वहीं पर रहेगा, क्योंकि जो जो बिहाइंड द डोर्स चल रहा है वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज कम्पेयर टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो ये तमाम तरह अभी सिचुएशन है और अब देखना है कि आइंदा हफ्ते में यानी कल सज़ा सुनाई जाएगी या नहीं। अब तक की इतला जज साहब की तरफ से तो यही है और अदालती अमले की तरफ से भी कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि नहीं सुनाई जानी, मगर बहरहाल फैसला जहां से लिखा जाएगा और फैसला जहां से आ रहा है उन्हीं के तर्जुमान बता रहे हैं कि फिलहाल जो फैसला है वो नहीं सुनाया जा रहा। और इस फैसले को कितना प्रोलॉन्ग किया जाएगा, इमरान खान के साथ बातचीत और इमरान खान की जो जेल में मुद्दत है उस टाइम पीरियड को बढ़ाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि इमरान खान के साथ कोई डील शील का मामला नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल होल्ड पर हैं और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, मगर बदकिस्मती से ये सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स यहाँ पर सच तक जाने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज को देख लेता है और उसके बाद जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है माजी की तरह, वो फिर कामयाब नहीं हो पाता है। मगर अब तक की इत्तला के मुताबिक कल अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया
نہیں جائے گا۔ دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔